कि जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन 8% हो गया है, यूएस में इन्फ्लेशन 10 से 12% हो गया है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सेविंग्स करना अब आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। अब आप बोलोगे कि यार इन्वेस्टमेंट तो बहुत आसान चीज़ होती है, मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन भी अच्छी तरीके से प्ले आउट नहीं करेगी। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 62 सबसे अमीर लोगों की एग्रीगेट वेल्थ अगर एक साइड रख दें और दुनिया की 50% जनसंख्या जो करीब करीब 4 बिलियन लोगों की जनसंख्या है उनकी वेल्थ को एक साइड रख दें तो ये दोनों आंकड़े बराबर होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय इसलिए है क्योंकि साल दर साल ये डिफरेंस बिटवीन अमीर एंड गरीब एंड जिस तरीके से ये वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट इस दुनिया पे होने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि यार मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ना मैं दुनिया की 50% बॉटम मोस्ट जनसंख्या में आता हूँ, ना मैं दुनिया के 62 सबसे अमीर लोगों में आता हूँ, तो मैनू की। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल ट्रेंड है एंड ये आपको भी इम्पैक्ट करेगा। किस तरह से इम्पैक्ट करेगा उसका सीधा सीधा आंसर आता है आपकी सेविंग्स पे। आपने अपने आसपास देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो एवरेज नौकरी भी करते थे तो उनके लिए अपना घर बनाना काफ़ी आसान होता था, बच्चों को पालना काफ़ी आसान होता था। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जो यूथ अच्छी नौकरियां भी कर रहा है वो भी अपना खुद का घर खरीदने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो आजकल बच्चों की परवरिश पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी क्या मुख्य वजह और रियल रीज़न है और ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से आप किसी तरह से उभर पाएं। तो यही टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड मैं आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यूके का एक आंकड़ा दिखाता हूँ जो एक स्टडी करी गई थी 25 से 34 वर्ष के लोगों की एंड ये 10 ईयर के पीरियड के बीच में स्टडी करी गई थी एंड उसमें निष्कर्ष ये निकला कि आज के ज़माने में सिर्फ 36% लोग इन द यूके दे आर एबल टू अफोर्ड अ हाउस। ये नंबर करीब करीब 60% होता था आज से 10 साल पहले। तो क्लियरली चाहे आप डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूके, यूएस एक्सेट्रा देख लें या फिर आप इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया या बांग्लादेश देख लें तो हर जगह महंगाई बहुत ही तेज दर से बढ़ती जा रही है। एंड मैं आपसे रीजन पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगाई बहुत तेज दर से बढ़ रही है तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा इन्फ्लेशन। क्योंकि आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन 8% हो गया है, यूएस में इन्फ्लेशन 10 से 12% हो गया है, हर चीज की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कभी आपने ये रुक के सोचा कि इन्फ्लेशन आता कहां से है और ये नंबर इतना हाथ से निकलता क्यों जा रहा है? अगर आप ये दो बातें समझ लें तो आपको अपना सेविंग्स रेट किस तरीके से बढ़ाना है, किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली अपने आप समझ आ जाएंगी। तो ये दोनों बातें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। इन्फ्लेशन एक गवर्नमेंट डिफाइंड नंबर होता है और वो आता कहां से है कि गवर्नमेंट एक बास्केट बना देती है और उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें वो डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल जो आप एवरीडे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, साबुन, शैम्पू, इन सब का मिक्सचर इस बास्केट में वो डालती चली जाती है एंड एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड कि मान लीजिए उसने ये बास्केट 2020 में बनाई एंड 2021 में उसने इस बास्केट के प्राइसेस को कंपेयर करा तो डिफरेंस बिटवीन P1 प्राइस 1 ऑफ दिस बास्केट वर्सेस प्राइस 2 ऑफ दिस बास्केट गिव्स यू अ जनरल आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन दोनों बास्केट की प्राइसेस की डिफरेंस को वो इन्फ्लेशन बोल देती है। तो ये तो हो गई मोटा मोटा समझने वाली बात। अब इसमें कमेंट्री ये दी जाती है कि 2 से 3% की अगर महंगाई दर अगर मेंटेन करा जाए किसी भी कंट्री में तो वो उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। बिकॉज महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए, इसी वजह से लोगों के पास इंसेंटिव भी रहेगा कि वो कल जाके काम करें। अगर उनके पैसे की वैल्यू हमेशा स्टैग्नेंट रहेगी या पैसे की वैल्यू गिर जाएगी जैसे कि जापान में हुआ था, तब लोग कल जाके काम क्यों करेंगे? वो तो ये सोचेंगे कि कल पैसे की वैल्यू गिर रही है तो उनके पास ये इंसेंटिव ही नहीं रहेगा काम करने का। एंड ये एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ये इन्फ्लेशन एक रन अवे इन्फ्लेशन बन जाता है। रन अवे इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हमारी लिमिट 2 से 3% इन्फ्लेशन की थी, लेकिन अभी जैसे आप भारत में ऑब्जर्व करें तो इन्फ्लेशन करीब करीब 8% हो चुका है। यूएस जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन 10-12% हो चुका है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रन अवे इन्फ्लेशन। और ये जो रन अवे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम है। अब मैं आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिससे आपको ये रन अवे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगी एंड आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, विज अ विज नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है तो प्लीज आप इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो पहला मुद्दा जो आपको समझ में आना चाहिए वो समझ में आना चाहिए एक कॉन्सेप्ट ऑफ फियाट मनी। सो फियाट मनी बेसिकली जो गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है जैसे INR, USD, सिंगापुर डॉलर्स, इसको अपन फियाट मनी बोलते हैं। फियाट मनी की एक खासियत ये है कि जैसे अगर यूएस गवर्नमेंट ने US डॉलर्स बहुत सारे प्रिंट कर दिए
तो इंडिया पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वो ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो एक्सेस मनी या एक्सेस यूएस डॉलर जो प्रिंट हुआ है, जो एक फियाट मनी है, वो इंडिया में किसी ना किसी तौर पे आएगा। तो दुनिया की कोई भी कंट्री जो फियाट मनी ज़्यादा प्रिंट करती है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फियाट मनी को लेके, जो आपको समझ आना चाहिए। फियाट मनी की एक खासियत यह है, जो आप 19वीं सेंचुरी गोल्ड से कंपेयर कर सकते हैं। सो 19वीं सेंचुरी में होता यह था कि गोल्ड एक अंडरलाइंग एसेट हुआ करता था। तो यूएस गवर्नमेंट को अगर $1 प्रिंट करके मुझे देना हो, तो मुझे $1 प्रिंट करके देगी एंड इन रिटर्न वो $1 वर्थ ऑफ गोल्ड अपनी तिजोरी में रखेगी। तो 19वीं सेंचुरी में जो मनी का कॉन्सेप्ट था, वो एक अंडरलाइन पे आधारित था। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ग्राफिक को देखें तो आप पढ़ेंगे कि गोल्ड सर्टिफिकेट्स वर यूज्ड एज पेपर करेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिटवीन 1882 टू 1933। तो इसका मतलब ये होता था कि ये जो पेपर करेंसी इशू होती थी इन द पीरियड 1882 टू 1933, ये किस आधार पे इशू होती थी? ये गोल्ड के आधार पे इशू होती थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द यूएस $100 वर्थ ऑफ करेंसी प्रिंट करती है, तो उसके पास $100 वर्थ ऑफ गोल्ड उसकी खुद की तिजोरी में होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इन 2022 जहां पे हम बैठे हुए हैं, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम काफी पुरानी है, लेकिन अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड या आज के सिनारियो से कंपेयर करें, तो मेजर प्रॉब्लम जो फियाट मनी की है, वो ये है कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत सरकार चाहे या यूएस की गवर्नमेंट चाहे कि कल वो $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स प्रिंट करेंगे, तो वो कर सकते हैं। उनको करना क्या है कि उनको सिर्फ अपना प्रिंटर चलाना है और उस मनी को प्रिंट करते चले जाना है। अब आप पूछोगे कि ओके, अगर बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर भी दिया, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बाद में कंट्रोल में ले भी आए, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ना चाहिए, बिकॉज उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डेट का। तो डेट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि लोन लेना। आपने ये सुना होगा कि काफ़ी सारे अमीर लोग जो होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिच बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों अरबों का लोन लेते हैं। कुछ लोग यूके भाग जाते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस बना लेते हैं, कुछ लोगों को डेट बहुत ही कम दामों पर मिल जाती है। तो डेट बहुत कम दामों पर मिल जाना या लोन बहुत कम दामों पे मिल जाना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करता हूं और आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की सेविंग्स पे इसका क्या इंपैक्ट रहता है। तो आप इस एग्जांपल को समझिए कि हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए टोटल इकोनॉमी में है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, राइट? एंड आपकी सेविंग्स 5 लाख रुपए है, जो आपने अपने HDFC या ICICI बैंक अकाउंट में रख दी है। अब होगा क्या कि अगर किसी को भी डेट लेना हो बहुत ही मोटे लेवल पे, तो ये जो डेट ली जा रही है या ये जो लोन लिया जा रहा है, ये इस 100,000 करोड़ से नहीं आएगा। इसके लिए नया पैसा प्रिंट होगा। तो मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए और प्रिंट हो गए, बिकॉज ये 1000 करोड़ की डेट और चाहिए थी। तो इस एग्जाम्पल में हुआ क्या कि ये जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी थी, वो इंक्रीज हो गई। अब जैसे भी किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर मैंगोज आजकल बहुत महंगे हैं, आम बहुत महंगे हैं, एंड आमों की बहुत सारी सप्लाई एकदम से आ गई, तो आम के दाम क्या होंगे? आम के दाम कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर पैसे की बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है, तो जो आपका 5 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, उसकी भी डीवैल्यूएशन होगी। एंड ये एक बहुत ही वरीसम साइन है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि इन्फ्लेशन जो होता है वो एक फ्लक्चुएटिंग नंबर होता है, कि फॉर एग्जांपल अगर आज 8% इन्फ्लेशन है, कि हो सकता है 2023 में या 2024 में वो मात्र 3 या 4% हो, तो वापस गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स के थ्रू इस इन्फ्लेशन को वापस ले आएगी। लेकिन अगर आप सोचें और फंडामेंटल इशू पे जाएं, तो फंडामेंटल इशू क्या था कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा बिकॉज सरकारें ऑल अक्रॉस द ग्लोब, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी दुनिया की सरकारें एक फॉलो करती हैं केन्जियन इकोनॉमिक्स, जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट करती ही चली जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड इन्फ्लेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है कि सरकार अपनी खुद की बास्केट डिजाइन करती है और उसमें वो एक नंबर अटैच कर देती है कि भाई देखो इन्फ्लेशन 8% से बढ़ गया है। एक्चुअली वो डेटा गलत है। इन्फ्लेशन का जो असली डेटा होता है वो आना चाहिए मनी प्रिंटिंग रेट से। अगर आप 40 साल के आंकड़े उठा के देखें, एंड ये आंकड़े आपको वर्ल्ड बैंक पे भी मिलेंगे, तो ये कंक्लूसिवली प्रूफ होता है कि पिछले 40 सालों में दी वेटेड एवरेज ऑफ करेंसी प्रिंटिंग 14% से बढ़ी है, जो एक सही मायना होगा इन्फ्लेशन को जज करने का। तो इस पूरी समरी में मैं कहना क्या चाहता हूं, तो ऐसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको एनकरेज करूंगा थोड़ा सा और स्टडी करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि सेविंग्स करना अब आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? एंड मैं आपको पहले सेविंग्स का कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो सेविंग्स का मतलब होता है कि आपने ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वैल्यू नीचे नहीं जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 19th सेंचुरी में हो और अगर आपने 100 गोल्ड कॉइन्स कमा लिए तो उन 100 गोल्ड कॉइन्स की कीमत नीचे नहीं जाएगी। इनफैक्ट गोल्ड काफी अच्छा एसेट है जिसकी वैल्यू नीचे नहीं जाती, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज जनरली जो गोल्ड की कीमत है वो नीचे नहीं जाती। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, वो बहुत आपको रिटर्न ना दे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना हो, लेकिन सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है। लेकिन आप खुद सोच के देखें कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कहाँ पे पड़ा होता है। आप मेरे को कमेंट में बताइए। मोस्ट लाइकली वो आपका पैसा एफडी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स, इनमें पड़ा होगा। तो आप किस इंस्ट्रूमेंट में सेव कर रहे हो? आप कर रहे हो सेव फियाट करेंसी में। अगर आप फियाट करेंसी में सेविंग कर रहे हो तो उस एसेट की वैल्यू नीचे ही जाती जाएगी। इनफैक्ट वो कितनी नीचे जाएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट एफडी रेट्स देखें तो वो करीब करीब इन्फ्लेशन इंडिया में 8% है और एफडी 5.5 से 6% देती है। तो आप गारंटीड 2 से 2.5% पैसा खो रहे हो, एंड ये भी गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से। अगर आप सही एस्टिमेट्स पकड़ो जो 14% आते हैं तो 14 माइनस 5-5.5%, तो ये आपका 8 से 9% का लॉस डेफिनेटली हो रहा है। अब हो सकता है कि ये सारी बातें सुन के आपको थोड़ा सा डर लगने लगे और आप बोलो कि मुझे अपना पैसा फियाट करेंसी में नहीं रखना है, मुझे अपना पैसा कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट करना है। अब आप इन्वेस्टमेंट का मतलब समझें कि इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है अपनी कैपिटल के साथ रिस्क लेना, जिससे कि वो कैपिटल ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल जब आप 100 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? आप ये चाहते हो कि यार मेरे 100 रुपए कम से कम 115 रुपए तो हो जाए, क्योंकि अगर आपको एफडी रिटर्न ही कमाने होते तो आप मार्केट में जाके रिस्क क्यों लेते? इसलिए उसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट में आप किसी तरीके की रिस्क लेते हो, एंड इस रिस्क लेने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस रिस्क लेने का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मिनिमम इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाओ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेटेड इन्फ्लेशन इंडिया में 8% है और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 8% भी नहीं आ रहा, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिनारियो हो जाएगा कि आपने इतनी रिस्क ली और आप अपना पैसा सेव भी नहीं कर पाए। अब आप बोलोगे कि यार इन्वेस्टमेंट तो बहुत आसान चीज़ होती है, मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे देता हूं तो ठीक है, मैं सेव नहीं करूंगा, मैं अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन भी अच्छी तरीके से प्ले आउट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा डेटा पॉइंट है जिसके तहत ये कैटेगोरिकली बताया जा रहा है कि 90% ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स फेल टू बीट द मार्केट। सो मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा लगाते हो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। सो अब आपका नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि अक्षत आपने तो हमें डरा दिया, अब आप पूरा वीडियो समराइज करके कुछ स्टेप्स बता सकते हो जो हम ले लें जिसकी वजह से हमारा पैसा इवेपोरेट ना हो। ओके, सो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप सिर्फ नौकरी पे जाते हो, पैसा कमाते हो और उस पैसे को बैंक में डाल देते हो तो वो पैसा एकदम बेकार हो जाएगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन, और असली इन्फ्लेशन का रेट तो 14% है, इवन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन से आप जाओगे तो वो 8% बैठता है इंडिया में। तो आपके 100 रुपए करीब करीब 94-95 रुपीज बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि आपको सेविंग्स अकाउंट में 2% रिटर्न भी मिल जाता है, इसलिए 94-95 रुपीज। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप सेव करना चाहते हो अपना पैसा कि यार मेरा पैसा डूबे ना, बस वो बना रहे, तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको रियल एस्टेट बोलूंगा कि आप अच्छा रियल एस्टेट खरीदें। अगर आपको जानना है कि किस तरीके का रियल एस्टेट खरीदना चाहिए तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन रियल एस्टेट एक काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा सेव हो जाता है, आपका पैसा खराब नहीं होता। सिमिलर इज गोल्ड, सिमिलर इज अदर टाइप ऑफ कमोडिटीज, देयर आर क्रिप्टो ऑप्शंस आल्सो जिसके बारे में हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको अपना पैसा सेव करते हुए फियाट मनी में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आता है कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। अब इसके लिए आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, थोड़ा शेयर मार्केट में एक्टिव रह सकते हो। अगर आपको इतना समझ नहीं आता है तो आप सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट कर दो इंडेक्स फंड्स में, बिकॉज इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स देते हैं। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में 8 या 9% इन्फ्लेशन है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव बिजनेसेस पे भी पड़ता है। आप इस चीज को ऐसे सोचिए कि मान लीजिए किसी चीज की कीमत 2020 में 100 रुपए थी, अब इन्फ्लेशन की वजह से उस चीज की कीमत 110 रुपए हो गई है। ये 110 रुपए जाएगा कहाँ? ये किसी ना किसी बिजनेस के पास ही जाएगा। तो इसलिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं पूरे के पूरे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में, तो प्रोबेबिलिटी या संभावना इस चीज की हो जाती है कि आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।